औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो मोहतरम, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। जो पहले 4 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, तो मोहतरम आपको पता ही है कि थ्योरेटिकल पेपर तो थ्योरेटिकल का मतलब है कि एमसीक्यूज तो होते नहीं है, ज़्यादातर रिटन फॉर्म में ही पेपर आ रहा है। तो रिटन फॉर्म में सिवाय वो जो है वो आपकी वोकेबलरी के अलावा बाकी 80 मार्क्स का तकरीबन रिटन पोर्शन ही आ रहा है। तो उसमें से आपके जो हैं वो लेटर या रिपोर्ट ये कवर हो चुके हैं, बाकी वो सर्कुलर या मेमो ये चीज़ें कवर हो चुकी हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो प्रेसी का क्वेश्चन के पे मैंने एक लेक्चर बनाया था स्टार्ट के 20-30 लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, ये भी कवर हो चुका हुआ है। उसके बाद आउटलाइन पे भी बात हो चुकी हुई है। ठीक है जी। तो मेनली जो है वो अल्लाह आपका भला करे, फिश बोन डायग्राम वगैरह वगैरह वो चीज़ें कवर हो चुकी हैं। वो तो जस्ट बाकी तो है प्रैक्टिस कि वो जो टॉपिक आपको आता है उस पर आपने कैसे लिखना है वो प्रैक्टिस से होगा। उसको मेन आके लिखने का तरीका आना चाहिए, बाकी तो मटेरियल तो फिर उस टाइम जो जहन में आए वही आपने लिखना होता है। तो इसके बाद जो है वो ऐसे रह चुका है। ठीक है। और कंप्रीहेंशन, तो कंप्रीहें ये दो चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह चैप्टर 5-6 में कवर होंगी। लेटर में जैसा कि मैंने एक कॉमन फॉर्मेट बना दिया था और इंशाल्लाह उसी के मुताबिक बाकी जो है वो सिर्फ आपने बॉडी का कंटेंट चेंज करना है, बाकी सारा फॉर्मेट हर एक के अंदर वही सेम चलेगा। रिपोर्ट बस दो ही कर लें, जो दो फॉर्मेट दिए हैं ये काफ़ी हैं। वैसे आने के चांस तो कम हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो टेस्ट कर सकता है, उसकी मर्ज़ी है। सर्कुलर मेमो ईमेल वगैरह जो है ना, ये भी आने के चांस बहुत कम है। हाँ अलबत्ता प्रेसी तो आपको पता है कॉन्टीन्यूसली टेस्ट हो रही है। और ये सारा पेपर जो है ये कवर कैसे होगा, आपकी ग्रिप कैसे आएगी, भाई ये टोटल प्रैक्टिस का काम है, इसमें कोई जादू नहीं है। इसी तरीके से ऐसे जो है इस पे भी मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा इंशाल्लाह आपकी टेंशन खत्म हो जाएंगी। और जो कंप्रीहेंशन है ये भी प्रैक्टिस की गेम है। तो ये लेक्चर्स के एंड जब ये चैप्टर नंबर 5 से ख़त्म हो जाएगा तो इस पर कुछ मैं प्रैक्टिस भी प्लेस कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो चलते हैं जी आज जो है वो चैप्टर नंबर 5 की तरफ, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं मेरे भाई। आर्गुमेंटेटिव राइटिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग जो है ना वो सारा दिन डिस्कशन करते हैं। ठीक है। आप कॉलेज में बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ किसी ना किसी चीज़ पे, आजकल माशाल्लाह हर तरफ आप देख लें कि सियासत के ऊपर बेबहा बहस हो रही है। बिजनेस डीलिंग्स के ऊपर अगर आप बात करें तो कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी चीज़ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा होता है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू देना जो है वो क्या है, आर्गूमेंट्स कर रहे होते हैं, कोई अपने ख्यालात का इजहार कर रहा होता है, तो इसे क्या कहते हैं, आर्गूमेंट्स देना। आर्गूमेंटेटिव राइटिंग फिर हो गया कि उन्हीं ख्यालात को जब आप लिखने की फॉर्म में ले आएंगे ABCD वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो चलते हैं, स्टार्ट लेते हैं आज के चैप्टर का। तो जनाब सबसे पहले वो बात कर रहा है कंस्ट्रक्टिंग आर्गूमेंट्स। कंस्ट्रक्ट करना क्या होता है, तामीर करना। ठीक है जी। यानी कि तामीर करने, आर्गूमेंट्स को तामीर करने का मतलब ये है कि आपके जहन में जो किसी भी टॉपिक के बारे में जो ख्यालात आ रहे होते हैं उस कॉन्सेप्ट को जो है इसने कंस्ट्रक्टिंग आर्गूमेंट्स का नाम दिया है। जो आपके जहन में, जो आपके माइंड में आपकी इल्म की बुनियाद पे, आपके तजर्बात की बुनियाद पे जन्म लेते हैं। ठीक है जी। ज़ाहिर सी बात है, घर में कोई मसला होता है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने नॉलेज की बेस पे। ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं जी। आर्गूमेंट्स आर पार्ट ऑफ एवरीडे कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन डेली की गुफ्तगू का हिस्सा होते हैं। वेदर इट बी परसुएडिंग कस्टमर्स, जाहिर सी बात है जो बिजनेस डीलिंग्स करते हैं वो अपने कस्टमर्स को उस तरफ राग़िब करने के लिए, मनवाने के लिए, एग्री करवाने के लिए कि वो ये चीज़ हमसे ही ख़रीदें, अपने आर्गूमेंट्स दे रहे होते हैं, अपने दलाइल दे रहे होते हैं उन्हें, ताकि वो ये चीज़ हमारी ही दुकान से लेके जाएं। ठीक है जी। परसुएडिंग कस्टमर्स, निगोशिएशन विद सप्लायर्स। ठीक है जी। जो चीज़ अब एक दुकानदार को सप्लायर देने आया तो बाज़ औक़ात अक्सर आपने देखा होगा डिस्काउंट की बहस चल रही होती है। ठीक है जी। दोनों में से हर कोई निगोशिएट कर रहा होता है, नहीं यार कीमत कम करो ये वो। ठीक है जी। आर रीजनिंग फॉर आ प्रमोशन। ठीक है जी। रीजनिंग फॉर अ प्रमोशन, रीजनिंग फॉर अ प्रमोशन जो है वो कि इसका मतलब है
कि कोई ऐसी वजूहात, कोई ऐसी बुनियाद जिसकी बिना पर, जिसकी वजह से यानी कि कारोबार को तरक्की दी जाए या किसी को प्रमोशन दी जाए। यानी कि मुख्तसर जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी बातें होती हैं उनको आप आर्गूमेंट्स कहते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक के मुतालिक हों। We develop arguments when such thinking is reasonable, involve evidences that appeals to the evidence। ठीक है जी, we develop arguments when such thinking is reasonable। आर्गूमेंट्स कब होते हैं? जाहिर सी बात है, अगर आपको पता है कि एक बंदे ने बात माननी नहीं है तो आप बात करना पसंद नहीं करते। जब आपको पता होता है कि दोनों के ख्यालात मुनासिब हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पे बात करना बनती है और वहाँ पे फिर आर्गूमेंट्स होते हैं, हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है। फिर उसके बाद उस पे कोई सबूत होता है, जिस तरह लेट से आप जो है ना वो एक आजकल पीटीआई का सपोर्टर हो, दूसरा नून लीग का सपोर्टर हो, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा होगा, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा होगा, तो वो हर कोई बता रहा होता है भाई उसके दौर में पेट्रोल इतना था, उसके दौर में इतना था, उसके दौर में महंगाई इतनी थी, ये था वो था। ठीक है जी। द ऑब्जेक्टिव्स आर टू परसुएड ऑडियंस बाय वे ऑफ एनालाइजिंग एन इशू। सबसे पहले जो है ना, आपको अगर एक टॉपिक आपके सामने रखा जाता है तो दस्ती आप अपने, अगर एज्यूम करें, उस दुनिया में जाना चाहें, तो आप उस टॉपिक को अपने जहन में फ़ौरन सोचते हैं। ठीक है जी, कि जब आप उस पर सोचना स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक पे, तो फिर आपके जहन में ख्यालात आते हैं, एस्टेब्लिशिंग अ बिलीफ। ठीक है जी, तो फिर आपके जहन में ख्यालात आते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस बारे में क्या है। उसके बाद जो है ना, आपने इशू को जहन में रखा, उसके बाद आपके जहन में उसके पॉइंट ऑफ व्यू है। नंबर 3 पे एक्सप्रेसिंग और डिफेंडिंग अ व्यू पॉइंट। ठीक है जी, अब आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो दूसरे के सामने रख दिया, पेश कर दिया। ठीक हो गया जनाब। तो पॉइंट ऑफ व्यू आपने पेश कर दिया, तो उसके बाद आप उसको डिफेंड करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में माशाल्लाह मैं जो है ना वो बहुत ऊपर है, मैं तो कोई हारना चाहता ही नहीं है। तो हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड कर रहा होता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। नंबर 4 पे कन्विंसिंग देम टू चेंज और अडॉप्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन। दूसरे को आपने ये राजी करना है कि हाँ भाई, अगर मैं किसी भी पार्टी के हक में या किसी भी चीज़ के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ तो मैं सच्चा हूँ, तो आपने उसको मनवाना है जी। ठीक है जी, ये 4 बातें इसके अंदर थी। कंस्ट्रक्टिव आर्गूमेंट्स इज सेट टू बी एन आर्ट प्रेजेंटिंग द पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट बीइंग कम्बेटिव। Therefore, it is important to construct arguments keeping in view the following। जी तो जनाब, कंस्ट्रक्टिव आर्गूमेंट के बारे में वो कह रहा है कि ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें आपने दूसरे से लड़े बगैर अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके सामने पेश करना है। कम्बैटिव होता है जी लड़े बगैर। ठीक है जी, कम्बैटिव वैसे कहते हैं जंगजू को, यानी कि लड़ाई करने वाला ही। लेकिन विदाउट बीइंग कम्बैटिव आपने यानी कि लड़ाई किए बगैर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना है। आप माशाल्लाह देखते हैं कि अक्सर बहस के अंदर जो है ना वो लोग जज्बाती होकर और फिर एक दूसरे को गिरबान पकड़ने तक मामला पहुंच जाते हैं। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू कंस्ट्रक्ट आर्गूमेंट्स कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग। वो इस वजह से कहता है कि इन चीज़ों में जो फॉलोइंग चीज़ें आ रही हैं, जो नीचे चीज़ें आ रही हैं, इनको फॉलो करते हुए आपने आर्गूमेंट्स को यानी कि तामीर करना है, अपने जो आर्गूमेंट्स पेश करने हैं। पहला है वो बताता है जनाब, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर ये ऊपर वाली 4-5 लाइनें इसकी समरी देखी जाए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो किसी भी मौजू पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं उनको आर्गूमेंट्स कहते हैं। सबसे पहले आप अपने ज़हन में उस चीज़ को सोचते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि आप उस बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 3 पे आप एविडेंस पेश करते हैं व्यू पॉइंट को डिफेंड करने के लिए। फिर जो है ना अगले को मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिव आर्गूमेंट के बारे में वो कहता है कि भाई ये एक आर्ट है जिसमें आप दूसरे से लड़े बगैर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं। अच्छा जी, अ पर्पस एंड रीडर। द पर्पस फॉर आर्गुमेंटेटिव राइटिंग डिफाइंस व्हाई समथिंग नीड्स टू बी सेड। द पर्पस आर्गुमेंटेटिव राइटिंग जो है ना, ये बताती है मेरे भाई कि आखिर किसी चीज़ का मकसद क्या है। वाई समथिंग नीड्स टू बी सेड, किसी चीज़ को कहने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है जी, यानी कि आर्गूमेंट जब आपने देना होता है तो किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो आप ये सोचते हैं कि आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू देना है आपके पास उसकी कोई बुनियाद है, क्या इसकी ज़रूरत भी है इस पॉइंट ऑफ व्यू देने की या नहीं है। एंड फॉर होम इट इज़ इट टारगेटेड, यानी कि वही जो मैंने पहले बात की, आप अपने जहन में सोचते हैं कि क्या ये बहस होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या ये मौजू भी है या नहीं। इज़ टू एस्टैब्लिश अ कॉमन ग्राउंड, क्या दूसरे के साथ जो है ना वो आपने रजामंदी जाहिर करनी है, एग्री करना है, या परसुएड द रीडर, या दूसरे को आपने अपनी बात मनवानी है। और इवन टू प्रेजेंट फैक्ट्स एंड एविडेंसेस अगेंस्ट अ बिलीव्ड आइडिया।
ठीक है जी। एविडेंस पेश करेंगे सारी लुबे लुबाब, इसमें भी वही ऊपर वाला ये है कि भाई आपने दूसरे के साथ जो है ना वो सबसे पहले देखना है कि आपने उससे बहस करनी है या नहीं करनी, पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना है या एग्री करना है, या उससे आपने अपने आप को जितवाना है। ठीक है जनाब। नोइंग द की गोल फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन आर्गूमेंट एंड फॉर होम वुड हेल्प एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन ऑडियंस पर्पस एंड टॉपिक। काम की लाइन इस पूरे इन 3-4 लाइनों में यही है कि भाई आपको जो है ना मकसद पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आपने आर्गूमेंट्स देने हैं उसका मकसद क्या है। ठीक है जी, कि फजूल बहस ही होगी या कोई नतीजा भी निकलेगा। अगर आप उस मकसद को समझ जाते हैं तो ये एक लिंक पैदा करता है किसमें, ऑडियंस सुनने वाले में, उस मकसद में और उस टॉपिक पे। ठीक है जी। तो इस एक एग्जांपल है इसके अंदर, अगर ऑडियंस डिफेंसिव है, a writer might just want to share the viewpoint with concrete facts and evidences with choice of decision rather than convince them for an action। वो कहता है कि अगर ऑडियंस जो है ना वो डिफेंसिव है, आगे से कहें कि नहीं तेरी ऐसी थी तैसी, तू इधर आ, ठीक है जी, तो वो कहता है कि सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, दलाइल के साथ दे, सबूतों के साथ दे, और उनकी मर्जी पे छोड़ दे कि वो जो भी करना चाहें। ठीक है जी। अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च स्टडी कैन क्लेम सर्टन हाइपोथेसिस टू बी ट्रू बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स रेदर देन हेरसी रिपोर्ट्स। ठीक है जी। तो इसका वैसे वो यानी कि ज़ाहिर सी बात है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे होते हैं, तो बात वही है कि दलाइल इन्होंने दे दिए हैं। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट यानी कि तजर्बात की बुनियाद पे ही साइंटिफिक रिसर्च जो है ना वो हाइपोथेसिस पेश किया जाता है, तो लोग उसको मोस्टली सच मान लेते हैं। ठीक है जी। अगर आपको है कि क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च बहुत कम लोग ही हैं ना जो उनको चैलेंज कर रहे हों, तो उसको लोग सच वैसे ही मान लेते हैं। अगर आपको लगता है कि सामने वाले उसको सच नहीं मानेंगे, उस पर ठीक ठाक बहस हो सकती है, या अगला डिफेंसिव है यानी कि डिफेंसिव का मतलब अगला अपना दिफा करेगा, तो फिर आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें और साइड पे हो जाएं। दूसरा है जी क्लेम। अ क्लेम इज द पोजीशन towards the contested issue. A claim in an argumentative writing and may also be referred to as an argumentative statement. क्लेम जो है, क्लेम जो है ना एक किस्म का एक दावा होता है। दावे का मतलब ये है कि एक टॉपिक है, एक इशू है, आप उसके मुताबिक कहते हैं यार अगर इसको ऐसे कर लो ना तो ये बेहतर हो सकता है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको जल्दी समझ आ जाएगी। क्लाइमेट चेंज जो है ना ये एक स्टेटमेंट है और ये क्लेम है उसके ऊपर कि जो क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसमियाती तब्दीली है ना जनाब, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज कैन हेल्प सेव एनवायरनमेंट बाय 10%। अब ये एक दावा है, क्लेम है ये। ठीक है जी। तो यानी कि वो कहता है कि अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया जाए तो ये एनवायरनमेंट को 10% तक चेंज होने से यानी कि आलूदा होने से आप लगा लें कि वो 10% तक बचा सकता है। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है वो एयर फेयर, ठीक है जी, हवाई जहाज़ के किराए आप लगा लें, तो इस पर क्लेम है कि एयर फेयर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यूल प्राइसेस। तो भाईजान हवाई सफ़र के जो किराए हैं उनका ताल्लुक जो है ना ये क्लेम वो कर रहा है कि भाई इसका पेट्रोल डीजल की या जो भी उसमें मादनी तेल इस्तेमाल होता है उसकी कीमतों से डायरेक्ट है। तो ये क्लेम है यानी कि एक दावा है एक चीज़ के मुतालिक। A writer might want to consider taking a position based on his or her knowledge, experience, values and beliefs or assumptions। ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है जब आप कोई दावा कर रहे होते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कर रहे होते हैं, अपने इल्म की बुनियाद पे कर रहे होते हैं। हवाई फायर तो नहीं छोड़ सकते आप, अपनी समझ की बुनियाद पे ज़ाहिर बात है कर रहे होते हैं। तो इसके बाद है सपोर्ट और एविडेंस। सबसे पहले जो है वो आपने देखा कि बहस करने वाले को उसका यानी कि मकसद पता होना चाहिए। ठीक है। और ताकि रीडर के पल्ले भी पड़े और उससे आपने एग्री करना या मनवाना है। दूसरी बात पे दावा क्लेम को देखना होता है। ये सारे किसके पॉइंट्स हैं, किसके लिए, आर्गूमेंट्स को जो आपने बयान करने हैं उनको मुंह से निकालने से पहले या लिखने से पहले आपने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। पर्पस एंड रीडर, क्लेम यानी कि दावा जो आप कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, इन चीज़ों की बुनियाद इल्म की तजर्बे की बुनियाद पे होना चाहिए। सपोर्ट और एविडेंस, ठीक है, जो भी आपने दावा किया है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए आपके पास सबूत भी होने चाहिए। Supporting sentences are verifiable evidence involve reasons that are used to back a particular claim। जाहिर सी बात है जब एक दावा किया जाता है, ठीक है, कि जी ये इस तरह करने से ये हो सकता है, तो उसके लिए कोई ना कोई सबूत भी दिए जाते हैं। जिस तरह अब मैं दोबारा उसी बात पे जाता हूँ कि वो सियासी पार्टियों वाले लगे होते हैं कि ये पार्टी बेहतर है, तो वो बता रहा था कि उसके दौर में भाई पेट्रोल की कीमत ये थी, तो क्योंकि वो उस टाइम में थी, ठीक है, या उस वक्त जो है ना वो फलां रोड बने थे, मोटरवे बनी थी,
क्योंकि वो मोटरवे मौजूद है तो वो एक एविडेंस हो गया। तो बात कर लेते हैं सपोर्ट या एविडेंस यानी कि, ठीक है। तो इंक्रीज इन प्लास्टिक ओवर द ईयर्स हैज़ काज्ड लॉस ऑफ सी लाइफ बाय दिस परसेंट, ठीक है। इनको आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये आपको समझ आ जाएगा। जिस तरह मैंने एग्जांपल भी दी है कि जी वो फलां पार्टी अच्छी इस वजह से थी कि उन्होंने अपने दौर में ये काम किए, ये एक एग्जांपल है, ठीक है जी। इसमें कुछ नहीं है सच है। फैक्ट्स एंड ओपिनियंस पे बात करते हैं। इन कंस्ट्रक्टिंग आर्गूमेंट फैक्ट्स ओपिनियंस आर अजम्पशंस में बी यूज, ठीक है। जाहिर सी बात है कुछ आप अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे होते हैं, कुछ हकायक होते हैं उसके अंदर। तो वही अगर सियासी बहस वाली बात की जाए, ठीक है, तो जाहिर बात है उसमें कुछ हकायक इस तरह होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ काम किए होते हैं, ठीक है जी, और कुछ आप एजम्पशंस ले रहे होते हैं। अब एक सबसे पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं फैक्ट की। यूनिवर्सल फैक्ट जो है कि 1 लीटर पानी जो है ना वो उसका वजन 1 किलोग्राम के बराबर होता है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फैक्ट्स में जो है वो कहता है द स्टडी फाउंड या कंफर्म्स दैट एटम कंसिस्ट ऑफ सब पार्टिकल्स, बिल्कुल ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू कोविड-19 इज़ अ वायरल कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है जी, यानी कि वो एक से दूसरे में फैलती थी, बिल्कुल ऐसे ही है। ओपिनियन इन माई व्यू यानी कि हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इट इज़ बेटर टू लिव इन यूके देन इन यूएसए, ठीक है। तो अ फैक्ट इज समथिंग दैट इज नोन विद सर्टेनिटी और इज कंसीडर्ड यूनिवर्सली ट्रू। ये जो फैक्ट होगा ना जनाब, ये यूनिवर्सली क्या होगा, ट्रू होगा, यानी कि एक हकीकत होगी। वेयर इज एन ओपिनियन इज अ पर्सनल बिलीफ और जजमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नॉलेज, आपके यानी कि तजर्बे की बुनियाद पे होगा। ये जो ओपिनियन होगी आपके एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये होगी। द अजम्पशन इज द बिलीफ विदाउट एनी प्रूफ और सपोर्ट, ठीक है जी। जो वो कहता है कि जो एजम्पशन है वो उसमें कोई उसको आप साबित नहीं कर सकते, बस अपनी तरफ से एक फर्जी चीज़ होती है, ठीक है जी। तो बेसिकली पॉइंट्स हैं, यानी कि पर्पस और रीडर का ख्याल रखना चाहिए, क्लेम, उसके बाद एविडेंस और उसके बाद फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद जो है वो कल आगे लेके चलेंगे। इन इलस्ट्रेशंस को जब आप पढ़ेंगे, इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, जो मैंने जैसे कि सियासी पार्टियों की एग्जांपल दी है, तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है वो बफज़ल खुदा जल्द ही जो है वो ये कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।